हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, नाना दर्द में होती है और ऐसे पड़ी होती है। जॉनी बोलता, टीचर नाना क्या हुआ तुम्हें? तो एपिसोड नंबर 125 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलता, टीचर नाना। वो उसे पकड़ता है और बोलता, टीचर नाना क्या हुआ तुम्हें? जुजू इनकी तरफ देखो, मैं एल्डर शू को फाइंड करता हूँ। बाइजुजू बोलती, ठीक है। नाना जॉनी के हाथ को पकड़ लेती है। जॉनी बोलता, टीचर नाना तुम चाहते हो कि तुम एल्डर शू से ना मिलो? बाइजुजू बोलती कि क्यों टीचर नाना, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये अंकल ही की वजह से हुआ? क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? फिर हमें बताया जाता है कि नाना बहुत ज्यादा खतरनाक हेडेक को फील कर रही थी। जो गाना था उसने कुछ पुरानी मेमोरीज उसके दिमाग में ले आया। वो उसने थाउजेंड ऑफ मेमोरीज के जो फ्रेगमेंट थे वो फील किए, जैसे कि वो उसके सर में फूट रहे थे और ऊपर से एक बहुत ज्यादा दर्द उसके दिल में भी हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो कौन है, क्या मैं उसे जानती हूँ, क्या वो गाना मेरे लिए लिखा हुआ है। ऐसे जो फ्रेगमेंट थे मेमोरी के उसके दिमाग में आने लग पड़े। ऐसे जो फीलिंग थी, पेनफुल फीलिंग, वो भी इंक्रीज होने लग पड़ी। उसका जितना कल्टीवेशन बेस है फिर भी वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी इस पेन को। लीगोंगजी को भी उसके जो स्टाफ के मेंबर थे वो लेके चले गए वहां से। जो कंसर्ट था वो पूरा क्योस में ही बदल गया। लांजानियो और बाइजुजू फिर नाना के पास में रहे, उसको रूम में ले आए। वो लांजानियो ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया और फिर ऐसे ही साइलेंटली चेंज फील किया नाना की बॉडी में। पर उसने बस एक ही चीज देखी कि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो क्योस में थी, नाना के माइंड में। जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर डाली तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी नाना की बॉडी के अंदर जाने की वजह से। पर उसने थोड़े से टाइम में पता लगा लिया था कि क्या प्रॉब्लम थी। जॉनी के मुंह से खून निकल रहा होता है, वो नीचे गिर रहा होता है। बाइजुजू बोलती है, जॉनी तो चिंता नहीं करनी तुम्हें, मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे जॉनी की जो स्टिमुलेशन थी उसकी वजह से जो तबाही मची हुई थी नाना के स्पिरिचुअल सी में वो शांत होने लग पड़ती है। उसकी जो ब्रीदिंग थी वो ठीक होने लग पड़ती है। उसके जो आईब्रोज थे वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। पर उसके हाथ ने फिर भी जॉनी के हाथ को टाइटली पकड़ा होता है। वो फिर जाग जाती है और जॉनी को टच करती है। जॉनी बोलता है कि टीचर नाना कैसे, तुम मतलब अब ठीक लग रहा है तुम्हें? नाना बोलती है, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वो जॉनी को हक कर लेती है। जॉनी बोलता है, टीचर नाना। बाइजू सोच रही थी, नहीं नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, जरा भी जेलस नहीं हूँ। फिर उसके बाद नाना ने बाय कर दी लांजॉनी को और बाइजू को। उसने एडमिट कर लिया कि वो कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहती है। पर उसे ये चीज नहीं पता कि बाइजुजू को भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो लीगोंगजी को पहले से जानती थी। ऐसे लीगोंगजी भी सोफे के ऊपर पड़ा होता है। क्विंगलिंग ऐसे आगे पीछे जा रही होती है। वो भी कुछ ज्यादा चिंता में थी लीगोंगजी की कंडीशन के बारे में। और ऊपर से उसने एक्सप्लेनेशन भी देनी है ऑडियंस को कि वेल चला क्या यहाँ पे और हुआ क्या लीगोंगजी के साथ। पर ये अच्छी बात थी कि लीगोंगजी ने पहले बोल दिया था कि वो सिर्फ 3 ही गाने गाएगा आज, वरना कंसर्ट तो और ज्यादा क्योटिक हो जाता। फिर ऐसे ही एक घंटे के बाद लीगोंगजी की कंडीशन ठीक हो गई। क्विंगलिंग बोलती है कि लो पहले पानी पियो, तुम कैसे हो? लीगोंगजी बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही चिंता में डाला। क्विंगलिंग प्लीज मेरी हेल्प करो नेक्स्ट कंसर्ट को पोस्टपोन करने के लिए, मेरे को थोड़ी सी बीमार वाली फीलिंग आ रही है। क्विंगलिंग बोलती ठीक है मैं अरेंजमेंट करती हूँ। लीगोंगजी बोलता है, जैसे ही होम स्टार फिर बैन को लिफ्ट कर देगा तो हम वहाँ पे कंसर्ट करेंगे। वेल नाना के वहाँ पे तुम्हें पता ही कुछ मीटिंग चल रही है तो ये कंसर्ट नहीं कर पा रहा था। क्विंगलिंग बोलती कि हाँ तुम रेस्ट करो अभी के लिए। वो बोलते कि क्विंगलिंग मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। क्विंगलिंग बोलते ठीक है रेस्ट करो, मैं फिनिश करती हूँ बाकी चीजों को। वो हैरान हो जाती है, वाले से कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, ये सिंपल सी बात है। हैंडसम गाइस, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। लीगोंगजी बोलते कि अब से हमारे पास फ्री कॉन्ट्रैक्ट है, तुम मेरे एम्प्लॉयर हो, ये तुम्हारे ऊपर, अब तुम कैसे सेट करना चाहते हो चीजों को। क्विंगलिंग बोलती ठीक है मैं अरेंज करती हूँ, बाकी चीजों को तुम सो। फिर ऐसे क्विंगलिंग चले गए। लीगोंगजी अकेला था और वो ऐसे सीलिंग की तरफ देख रहा था। लांजानी ने कॉल की थी पता लगाने के लिए कि सिचुएशन कैसी है। जो सॉन्ग उसने खुद गाया था उससे उसे कुछ ज्यादा सफर हुआ। जब उसने वो सॉन्ग गाया तो उसे फीलिंग आई कि वो कुछ चीजें याद कर रहा है। लीगोंगजी सोच रहा था मैं डेफिनेटली मेरे को होम स्टार में जाना पड़ेगा दोबारा और वहाँ पे गाना पड़ेगा। इसकी वजह से शायद जो मेरी मेमोरीज है वो वापस आ जाए, मेरे को पक्का ही जाना पड़ेगा। फिर ऐसे जैसे नाना चली गई, लांजानियो न्यूज लेटर मतलब हर दिन लिखता था और सिचुएशन के बारे में पूछता था। सेम वो लीगोंगजी के लिए करता था। लांजानियो थोड़े से चिंता में था नाना और लीगोंगजी के लिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं लिख रहे थे उसे। उसी टाइम पे लान मैंक्विन फिर अपनी मदर के पास चली गई थी। लांजानियो ने स्पेशली शूला को इन्वाइट किया था हेल्प करने के लिए। और फिर ऐसे सीनियर बीजी और लान मैंक्विन की जो मदर थी वो अपने हर एक डिजीज को वॉश कर पाई बॉडी से, वेल बीजी की हेल्प से। लान मैंक्विन ने थैंक यू वर्ड नहीं बोला लांजानी को, पर हर कोई पता लगा सकता था कि जिसे जैसे वो एक्ट कर रही है जॉनी के सामने वो ऐसी फीलिंग दे रहा था कि वो एक तरह से थैंक यू बोल रही है। अब वो वापस आ गई और वो सेम नहीं है जैसे पहले थी दुख में। उसका कल्टीवेशन भी और ज्यादा खतरनाक हो गई है लेवल, मतलब एक तरह से। लांजानी ने तो इस इवेंट को खत्म कर लिया, मतलब सेटल डाउन कर लिया, पर वो एक और इवेंट को फेस करने वाला है। कॉलेज ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया उन्हें टाइम के बारे में कि उन्होंने कब ट्रांसमिशन स्पिरिट हेडक्वार्टर्स में जाना है, जो कि शर्क सिटी से कुछ ज्यादा दूर है। वहाँ पे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग एकेडमी भी है। स्टार्टिंग में ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर बनाया गया था ताकि वो कम्पीट कर सके शर्क के साथ, पर वो सही नहीं गया। जो फाउंडर था ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर का वो लीडर था शर्क 7 मॉन्स्टर्स का उस जनरेशन में। वो लेजेंडरी आई स्पिरिट डूलाओ हुओ यू हाओ था। वेल हुओ यू हाओ नाम है, पर टाइम के बाद कुछ चीजें खराब होने लग पड़ी ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर में। और जो फेडरेशन थी वही फोर्स थी जो कि चला रही थी एक तरह से उसे और ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर को सपोर्ट
कर रही थी ताकि वो टांग सेक्टर और शर्क के साथ फाइट कर सके। तब से जब से डेवलपमेंट चल रही है ह्यूमन बींग्स की इंटरस्टेलर एरा में, जो रिलेशनशिप था तीन मेजर फोर्सेस के बीच में, वो फिर अच्छा हो गया एक तरह से। पर प्राइवेट एनकाउंटर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब छुप छुपा के। यही रीजन है कि लांज़ानियो ने ज़ुबाओ की इल्यूजन एबिलिटी को यूज की है। अब बाकियों की आइज में वो 27 से 28 ईयर का ओल्ड बच्चा है। लांज़ानियो ने एक रेड इनविटेशन कार्ड को प्रेजेंट किया और सक्सेसफुली अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर दिया फ्रंट डेस्क पे। फिर वो रिसेप्शनिस्ट जो थी वो लांज़ानियो को एलिवेटर की तरफ ले गई। फिर ऐसे 3 टाइम एलिवेटर को चेंज करने के बाद लांज़ानियो फाइनली पहुंच गया उस रूम में जहाँ पे उसने पहुंचना था, जो लास्ट एलिवेटर था। वहां पे रिसेप्शनिस्ट भी क्वालिफाइड नहीं होती एंटर करने के लिए। जैसे वो एंटर हुआ लॉबी में, एक एम्प्लॉय ने उसे ग्रीट किया। वो वहाँ पे लड़की होती है, वो बोलती है वेलकम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में आने का? जॉनी बोलता है हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म वर्क करता है। तुम्हें पता ही कि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म एक्चुअल में वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है। अगर तुम अंदर इंजर हो जाओगे तो उससे तुम्हारी असली बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो प्लीज ध्यान देना। हम तुम्हें एक मतलब टेलीपोर्टर प्रोवाइड करेंगे, तुम उसे तब यूज कर सकते हो मतलब अंदर और बाहर जाने के लिए। फिर ऐसे ही स्टाफ की गाइडेंस के अंदर लांज़ानियो ने अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया। वेल इसमें भी छेड़खानी की है, 2 ब्लैक रिंग्स, 2 गोल्ड और 3 पर्पल। वो लड़की बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम क्वालिफाइड हो पूरी तरह से एंटर करने के लिए, मेरे को फॉलो करो प्लीज। अपने शूज को खोल दो अंदर आने के लिए। फिर लांज़ानियो ऐसे बैठा होता है। वो लड़की बोलती है इस बटन को प्रेस करो, रेजिस्ट मत करना प्रोसेस को। हमें विश करते हैं कि तुम्हारी जो हार्वेस्ट हो वो अच्छी हो। जॉनी की ऐसी आइज ओपन होती है, आगे पता नहीं कुछ उसे शो होता है, वो एक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ज़ाबा बोलते माय लॉर्ड ये प्लेस तो बिल्कुल स्टारडाउ फॉरेस्ट की तरह लग रहा है। फिर हमें सीक्रेट रूम दिखाई देता है टांग सेक्ट का। वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऐसे शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आने लग पड़ी। ट्रांसमिशन स्पीड हेडक्वार्टर्स में ऐसे रेड अलर्ट चल पड़ता है एक तरह से। वो लड़की बोलती है हमारे पास इन्फॉर्मेशन फ्लो अटैक हुआ है, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन है स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में वो डीएक्टिवेट होती हैं। प्लीज जितने भी साउल मास्टर बाहर आ जाओ। मतलब वो लड़का बोल रहा होता है। लड़की बोलती क्या हुआ? एक और इंसान तो बोलते यहाँ पे चल क्या रहा है, ये अटैक आया कहाँ से? दूसरा बोलता है कि अभी भी अनक्लियर है, हमें हर एक वर्क को खत्म करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन इंप्रूव हो गई है, हम ट्राई कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा इंसान बोलता है कि ये पक्का कर दो कि प्रिवेंट हो जाए, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जाने के लिए। एक्शन लो जल्दी से और एनिमी को फाइंड करो, फिर पकड़ो उसे। फिर ऐसे लांज़ानियो ही होता है, शायद इसने कुछ कर दिया है। ज़ाबा बोलता है क्या ये डिवाइन रेलम का फ्रेगमेंट होगा? जॉनी बोलता है वो क्या चीज है? अब ज़ाबा बोलता है कि पहले जो डिवाइन रेलम था उसने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस किया था, वो काफी ज्यादा हिस्सों में टूट गया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर के पास ये फ्रेगमेंट आया कहाँ से? उन्होंने ये इंडिपेंडेंट स्पेस डिवाइन रेलम के फ्रेगमेंट से बनाया हुआ है और कोई मेथड यूज किया जिससे पीपल की कॉन्शियसनेस वो डायरेक्टली यहाँ पे आ सकती है। ये प्लेस सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा और यहाँ पे असली साउल बीस्ट है। ये जो बीस्ट है ये जो बची हुई एनर्जी थी डिवाइन रेलम की उससे बने हुए हैं। जॉनी बोलता है अगर हम फाइंड कर लेंगे सोर्स को जो कि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिवाइन रेलम की एनर्जी को डायरेक्टली। ज़ाबा बोलता है कि हाँ थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। जॉनी सोच रहा होता है जब मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा तो मैं अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर जॉनी को एनर्जी फील हो रही होती है। ज़ाबा बोलते हैं माय लॉर्ड यहाँ पे कुछ बची हुई एनर्जी है डिवाइन रेलम की। जॉनी बोलते हैं कि मेरे को कुछ ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। ज़ाबा बोलते हैं ग्रेट है, अगर तुम फ्रेगमेंट को फाइंड कर लोगे तो ये डेफिनेटली तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करेगा। ज़ाबा बोलते चलो कंटिन्यू करते हैं। जॉनी बोलते ठीक है। वो ऐसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं, वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है वेरियस प्लेसेस से। लांज़ानियो ने सेवरल बीस्ट को एनकाउंटर किया जिनका कल्टीवेशन बेस 10,000 ईयर का था। उनको मारने के बाद उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। वो आगे मूव कर रहा था तभी वो कुछ नोटिस करता है, वहाँ पे एक इंसान होता है पेड़ के ऊपर। जॉनी बोलता है कि हम बैटल आर्मर को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और वो तो एक 3 वर्ड बैटल आर्मर है, पर ये लाइट बैंड क्या है इसके पैरों के पास? ज़ाबा बोलता है कि जैसे साउल बीस्ट मरे उनकी एनर्जी डेफिनेटली उस पर्सन को फॉलो करती है जिस पर्सन ने उन्हें मारा हो, तब तक जब तक वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। हम एक स्पेशल कंडीशन में है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने के लिए। जॉनी बोलता तो अच्छा अगर मैं डिफीट करूंगा इसे तो इसकी जो एब्जॉर्ब एनर्जी वो मेरी हो जाएगी। जॉनी सोच रहा था तो ग्रेट है। वो इंसान जॉनी की तरफ आ रहा होता है, वो अपनी ब्लेजिंग डीमन लाइन का यूज करता है और अपनी सभी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो जो उसका लाइन होता है एनिमी का वो फ्लेम थ्रो करने लगा होता है। जॉनी अपने हाथ पे एनर्जी ले आता है, उसने साथ में अपना बैटल आर्मर भी एक्टिवेट किया होता है। जॉनी के अटैक से उस जो लाइन के मुंह से जो फ्लेम आ रही होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जॉनी एलिमेंट के साथ गेम कर रहा होता है। वो आगे वाला इंसान जो एनिमी होता है जॉनी को, वो हैरान हो जाता है, बोलता है क्या? जॉनी आगे की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। फिर जॉनी के अटैक से वो इंसान खत्म हो जाता है वहीं पे ही। ज़ाबा बोलता है माय लॉर्ड क्या तुम ऐसे एक्सप्लोड होने दोगे खुद ब खुद ही? जॉनी बोलता है कि मैं सिर्फ टेस्ट ही कर रहा हूँ, हम ठीक होंगे अगर ये एक्सप्लोड भी कर जाएगा। मैं ये होप करता हूँ कि जो एक्सप्लोजन है वो और कोई साउल बीस्ट को मार सके तो मैं उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकूँ। वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ। जॉनी बोलता चलो चलते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 125 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक लाइक दो शेयर करो तो साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।